गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 7 2023 और हम लोग करेंगे अप्रैल 7 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लाया हूँ। पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा फेक न्यूज़ के बारे में। हालांकि थोड़ा सा पुराना टॉपिक है लेकिन इसमें के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या है उसको थोड़ा देखने वाले हैं, जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर काफ़ी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है इस पूरी न्यूज़ का। पॉलिसी रेट क्या होता है, कैसे काम करता है और आरबीआई इसको किस तरह से फिक्स करता है। अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये क्या होती है, कैसे काम करती है। बेसिकली दोनों एक ही आर्टिकल का पार्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे अच्छे से। इकोनॉमी का एक अच्छा टॉपिक यहाँ पे माना जाता है ये, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस क्या है, थोड़ा पुराना टॉपिक है। अभी पार्लियामेंट के अंदर कुछ डेटा वगैरह दिया गया था, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे हम लोग, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे काम करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट यहाँ पे आई है। हालांकि टॉपिक पूरा फैक्चुअल है, लेकिन कुछ ग्राफ्स वगैरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। जिसके अंदर जो जैसे फीमेल रिप्रेजेंटेशन कितना है, कौन कौन सी स्टेट के अंदर पुलिस के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, उस तरह का डेटा यहाँ पे दिया गया है। जापान और रशिया की ऑयल ट्रेड के बारे में बात की गई है। जो प्राइस कैप लगाई गई थी रशियन ऑयल के ऊपर, जापान उसको ब्रीच कर रहा है, तो थोड़ा उसको देखेंगे क्या है मामला। हालांकि ये भी रिपीटेड सही रहेगा। गांधी जी के जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट था उसका मतलब क्या था, नॉन वायलेंस का क्या मतलब है, सत्याग्रह का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा उसको करेंगे। हालांकि ये आर्टिकल थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बट मैंने कोशिश किया है कि इसमें से पॉलिटिकल चीज़ें निकाल दी जाएं, जो अपने काम की चीज़ें हैं वो रखी जाएं। चलिए, पहला टॉपिक आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मस्ट टेक डाउन पीआईबी फ्लैग्ड फेक न्यूज़। पीआईबी का मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और अगर पीआईबी किसी न्यूज़ को डिक्लेयर कर देता है कि वो फेक न्यूज़ है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर वो न्यूज़ चल रही है, या फिर जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो उसको टेक डाउन करना पड़ेगा, उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे कोई न्यूज़ चैनल की वेबसाइट हो, कुछ भी हो, अगर एक बार उसको पीआईबी ने फेक न्यूज़ डिक्लेयर कर दिया तो। और ये सिर्फ उन्हीं केस में रहेगा जो फेक न्यूज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, है ना। अब मान लो कल को जैसे रिपब्लिक टीवी है, इन्होंने कुछ ऐसा न्यूज़ अपनी वेबसाइट पे डाल दिया जो कि एंटी गवर्नमेंट है लेकिन वो फेक है, तो उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। तो ये जो है बेसिकली पूरा प्रोविज़न है। हालांकि कुछ कुछ चेंजेस और भी हुए हैं। तो सरकार का ये कहना है कि अगर आप नहीं हटाओगे तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर फेक न्यूज़ डिक्लेयर करने के बाद भी अगर वो नहीं हटाई गई, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक वगैरह ये सब, ये अपनी लीगल इम्यूनिटी को खो देंगे, ठीक है, जिसे हम लोग सेफ हार्बर कहते हैं। सेफ हार्बर, सेफ हार्बर का मतलब ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अपने कंटेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हाँ, जो आदमी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कंटेंट डालता है, वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है। इसे कहते हैं सेफ हार्बर। तो अगर वो फेक न्यूज़ डिक्लेयर होने के बाद भी अपने प्लेटफॉर्म पे उसको रखते हैं, तो उनके से जो लीगल इम्यूनिटी है वो छीन ली जाएगी। तो मतलब उनको भी आप लीगली कार्रवाई उनके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो जनरल सा टॉपिक था जो आज आया था न्यूज़ में। इन जनरल साइंस मेंस के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेक न्यूज़, डिस्कस द रीजंस एंड द सॉल्यूशंस रिगार्डिंग फेक न्यूज़ विद सम एग्जांपल्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फेक न्यूज़ बेसिकली है क्या, इससे आप एक तरह का येलो जर्नलिज्म भी कह सकते हो। जर्नलिज्म मतलब, इसका मतलब ये है कि जो इंटेंशनल तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं, हॉक्स उसको और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ताकि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल गेन मिल सके। इसलिए तो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है ना, या तो पॉलिटिकल गेन मिलता है या फाइनेंशियल गेन मिलता है। कैसे फैलाई जाती है? किसी भी न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करके उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया। मतलब जैसे मार्केट में अगर दो लोगों की अगर लड़ाई हुई है, नॉर्मल लड़ाई हुई है किसी बात को लेके, किसी ने उससे साइकिल से टक्कर मार दी, कुछ भी हुआ और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। इसमें एक जो है मान लो वो हिंदू है और एक उसमें मान लो मुस्लिम है, ठीक है। अब इस ये दो एक इंसिडेंट हुआ है कोई आइसोलेटेड सा, जिसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस छोटी सी न्यूज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके दिखाया जाता है, फॉल्स हेडलाइंस का यूज़ करके दिखाया जाता है, और जिसकी वजह से जो है फिर वो दंगे फसाद भी हो जाते हैं। और ये सब किया जाता है मीडिया जो हाउसेज होते हैं, आप उसको अटेंशन ग्रैब करने के लिए, राइट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या क्या कारण होता है फेक न्यूज़ का? इंटरनेट तो ऑफ कोर्स, आजकल सबके पास इंटरनेट आ गया है, हर कोई कंटेंट जनरेटर हो गया है, कोई भी कुछ भी किसी तरह का कंटेंट भी
उसको करे जा रहा है, राइट। हर किसी के पास एक्सेस हो गया, इंटरनेट सस्ता हो गया है। ऑथेंटिसिटी कोई चेक नहीं करता आजकल भैया, सबको बहुत जल्दबाजी है ना, लाइक शेयर करने की, कमेंट करने की। तो बिना चेक किए उस न्यूज़ को कि ऑथेंटिक है कि नहीं, लोग ऐसे ही व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, है ना। रेगुलेटर बहुत कम है हमारे यहाँ पे, मतलब प्रॉपर तरीके से आप सोशल मीडिया वगैरह को, नेटवर्क, इनको रेगुलेट भी नहीं कर पाते, इंटरनेट को कोई ऐसी एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, राइट। और लोग इमोशंस में बह जाते हैं भाई, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोगों के लिए, जैसे काउ, है ना, नेशनलिज्म, रिलीजियन, क्रिकेट। चलो क्रिकेट तो फिर भी छोड़ दो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, लोगों के मन में इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं इनको लेके। तो इसलिए बहुत बार ना इंडिया की पास्ट को लेके कुछ भी न्यूज़ दिखा देते हैं फालतू की, कुछ भी पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, इंडिया की पास्ट ग्लोरी ठीक है, वो आप उसमें गर्व करना भी चाहिए सबको, लेकिन आप उसको बेस बना के फेक न्यूज़ फैला जा रहे हो, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ आप भड़का रहे हो जनता को, तो वो ठीक नहीं है, राइट। फैक्ट चेकिंग नहीं करते हैं। जैसे पिछले दिनों न्यूज़ चली थी एक, कि भैया इंडिया का जो नेशनल एंथम है, वो यूनाइटेड नेशन ने जो है दुनिया का मोस्ट फेवरेट और नंबर 1 नेशनल एंथम डिक्लेयर किया है। और ये न्यूज़ कितना चला था फालतू में। अरे भाई, यूनाइटेड नेशन ऐसा थोड़ी ना करता है, सभी सभी कंट्रीज के नेशनल एंथम अपने आप में अच्छे हैं, है ना। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये थोड़ी ना यूएन यूएन। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, है ना, अटेंशन लेने के लिए लोगों का एग्जैजरेट करके कुछ भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे जीपीएस, 2000 के नोट में जीपीएस मिलेगा, 500 के नोट में जीपीएस मिलेगा, ये फेक न्यूज़ ही तो थी, राइट। तो वो जैसे अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ चलाई गई थी कि जो दाऊद इब्राहिम के जो 15,000 करोड़ के एसेट्स हैं, वो यूएई के अंदर सीज कर दिए गए हैं। ये भी एक तरह का फेक न्यूज़ था, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये जब चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो जिससे नुकसान तो खैर होता ही है। तो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो, क्यों हम फेक न्यूज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, और कुछ किस क्या सोल्यूशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो पहली बात तो यह कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, प्लेटफॉर्म जनरेट नहीं करता है, लोग जनरेट करते हैं। तो लोगों को थोड़ा अवेयर यहाँ पे होना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि फेक न्यूज़ मोस्टली लोग भी क्रिएट करते हैं, हर कोई जो है यहाँ पे कंटेंट। तो आप हर किसी को रेगुलेट नहीं कर सकते, हर किसी के ऊपर नज़र नहीं रख सकते, इसलिए इसको रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। और उसके अलावा ट्रेसिबिलिटी, मतलब जो अपने जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर जो है 1 to 1 एनक्रिप्शन होता है। 1 to 1, तो मतलब आप जो फेसबुक पे मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे, और जो उसको रिसीव करता है, वो सिर्फ वही 2 लोग मैसेज पढ़ सकते हैं, एन्क्रिप्शन। तो वो जो प्राइवेसी राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा अगर सरकार उन मैसेज को पढ़ने लगेगी। तो एक भी वो भी बड़ी चीज़ है, प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, है ना, वो सब रहेगा यहाँ पे। उसके अलावा वेलफेयर ऑफ द इंडियंस, राइट। अगर आपका डेटा, डिजिटल जो डेटा है वो सेफ नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो वेलफेयर को नुकसान ही पहुंचाएगा। ऑफ कोर्स आपके राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, तो उसका भी वायलेशन यहाँ पे होने वाला है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा फेक न्यूज़ के बारे में देख सकते हो। पुराना आर्टिकल है, नया नहीं है, तो मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा कवर कर ही दिया आपके लिए। देखिए, पोज नोट पिवोट सेज दास आफ्टर आरबीआई होल्ड पॉलिसी रेट एट 6.5%। पॉलिसी रेट का मतलब होता है रेपो रेट, इसे पॉलिसी रेट कहा जाता है। रेपो रेट क्या होता है इन जनरल, आपको मैं बताता चलता हूँ। देखिए, जो बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास उनका अकाउंट होता है, जैसे आपका अकाउंट आपके बैंक के पास, एसबीआई के पास या पंजाब नेशनल बैंक के पास होता है। तो जब आपको पैसा चाहिए होता है तो आप किसके पास जाते हो, अपने बैंक के पास जाते हो। ऐसे ही मान लो एसबीआई को पैसा चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा, वो आरबीआई के पास जाता है। तो एसबीआई जब आरबीआई से पैसा लेता है, बोरो करता है, तो आरबीआई बदले में उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। फ्री में थोड़ी ना देगा, जैसे हमारा बैंक हमें फ्री में नहीं देता, ऐसे आरबीआई ने एसबीआई को फ्री में नहीं देगा। इस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रेपो रेट, ठीक है। और इसको ही कहा जाता है पॉलिसी रेट। रेपो रेट बड़ी कमाल की चीज होती है, ठीक है। रेपो रेट हमारी मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है और मनी सप्लाई को डिक्रीज भी कर सकती है। अगर ये इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, मतलब लोन लेना सस्ता हो जाता है, मनी बोरो करना सस्ता हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक मनी बोरो करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट लेस होता है तो देर इज गोइंग टू बी मोर बोरोइंग, और मोर बोरोइंग मीन्स मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट, एंड दैट मे ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन। मोर मनी सप्लाई मीन्स मोर इन्फ्लेशन। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, इट मीन्स मनी बोरो करना इज नाउ नाउ नॉट चीप। इट मीन्स मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाएगा, और जब मनी सप्लाई कम होता है तो इन्फ्लेशन कम होता है। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है ये आपका पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट कम करो या पॉलिसी रेट ज़्यादा करो,
मनी सप्लाई को बेसिकली कंट्रोल करना है। और इस बार क्या हुआ है, जो अपनी आरबीआई ने जो पॉलिसी रेट है उसको चेंज नहीं किया। इट इज़ नाउ 6.5% है, पहले भी 6.5 थी, अभी भी 6.5% है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये डिसीजन लेता कौन है, ये कि इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, ये डिसीजन लिया जाता है एमपीसी के द्वारा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ठीक है, यूनानिमसली, मतलब कि इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं एमपीसी के अंदर, सभी ने जो है यही एग्री किया है कि यस 6.5% ही इसको रखते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स हैं दुनिया में, यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा है कि इसको हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है उससे, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कई बार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और जीडीपी की रेट को इंक्रीज करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है। और मनी सप्लाई तब बढ़ती है जब ये इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है। तो पिछले कुछ समय से ये जो पॉलिसी रेट है इसको इंक्रीज किया जा रहा था, क्योंकि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता था। आरबीआई कहता है कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इसलिए मैं इसको और ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे नहीं करूँगा, ये उनका कहना है। ठीक है, एमपीसी हैज़ रेज्ड इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली सिंस मे टू स्टेम इन्फ्लेशन। स्टेम इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अभी इन्फ्लेशन लगभग कंट्रोल में है, तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी चीज़ें हैं। एमपीसी के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। 2016 के अंदर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर चेंजेस किए गए थे और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। एमपीसी कमेटी की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट विच इज़ योर रेपो रेट, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई के जो फंक्शन है लीगल तौर पे क्या है, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये 2 चीज़ें हैं। यूजुअली हर 2 महीने में इनकी एक बार मीटिंग होती है, लेकिन साल में मिनिमम 4 बार तो मीटिंग होना ज़रूरी है एमपीसी का, ऐसा कानून के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था। 3 मेंबर जो है वो अपने आरबीआई से होते हैं, 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए होते हैं, राइट। इसके अंदर जो हेड करते हैं कमेटी को, वो हमारे आरबीआई के जो अपने गवर्नर हैं वही होते हैं। और फिर वोटिंग होती है। वोटिंग अगर 50-50% हो जाती है तो उस केस में जो गवर्नर हैं वो अपनी कास्टिंग वोट यहाँ पे करते हैं। उर्जित पटेल कमेटी के प्रपोजल के बाद जो है एमपीसी को सेटअप किया गया था। बट उर्जित पटेल की जो कमेटी वो 2013 में आई थी। उससे पहले भी कई कमेटीज ऐसी रही हैं जिन्होंने एमपीसी को कहीं ना कहीं रिकमेंड किया था। जैसे रेड्डी कमेटी बनी थी 2002, तारापुर कमेटी 2006, पर्सी मिस्त्री कमेटी 2007, रघुराम राजन कमेटी 2009। बट अल्टीमेटली अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो दैट इज उर्जित पटेल कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन में दिस एमपीसी वाज सेटअप। ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। चलिए, गवर्नमेंट नोट फॉर द स्पेस पॉलिसी प्राइवेट प्लेयर सेट टू गेन। आज मैं इस टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई नो कि इसके बारे में कोई ना कोई टेक्स्ट सेक्शन या एडिटोरियल आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, तो थोड़ा तब हम लोग डिटेल में जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने 2003 के लिए अपनी इंडियन स्पेस पॉलिसी 2013 जो है वो उसको अप्रूव कर दिया है। इसके अंदर जो मेजर जो फोकस है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर वो स्पेस के अंदर आए, पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट भी करे, टेक्नोलॉजी डेवलप भी करे, सब कुछ करे। तो मेजर फोकस बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही है, राइट। इस आर्टिकल में घुमा फिरा के ये चीज़ें कही गई हैं, बट लेट्स वेट फॉर फ्यू डेज, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आई नो कुछ टेक्स्ट सेक्शन या एडिटोरियल में कुछ ना बढ़िया आने वाला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में अच्छी खासी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये टॉपिक। चलिए, क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्टिफाइड राइस थ्रू पीडीएस ऑन ट्रैक। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने की तो कई सारे तरीके से किया जाता है। हमारे पास होती है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक इनिशियल जो लॉन्च किया गया था वो था पीडीएस, और उसके बाद में उसको किया गया था टारगेट पीडीएस। एक होता है अपने पास पीएम पोषण, ठीक है, जो स्कूल्स में बच्चों को दिया जाता है, खाना दिया जाता है, मिड डे मील। उसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आंगनवाड़ी सर्विसेज। ठीक है, इन सब के तहत फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दिया जाता है, या तो फैमिलीज को दिया जाता है या बच्चों को दिया जाता है। लेकिन वो जो मेजरली फूड के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा फोकस राइस और वीट के ऊपर रहता है।
तो इनके अंदर ठीक है, पेट भरने के लिए कैलोरीज जरूर होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं होते, जिसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं हिडन हंगर, मतलब न्यूट्रिशन की कमी है। और इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे बच्चे स्टंटेड हैं और बहुत सारे बच्चे वेस्टेड हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन की कमी है, इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वो जो फूड उनको दिया जा रहा है, जो सीरियल्स उनको दिए जा रहे हैं, उसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल कुछ न्यूट्रिशंस को ऐड कर देंगे। उसे कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। मतलब आपके फूड के अंदर एक्सटर्नली हम लोग कुछ न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे। WHO ने भी डेफिनेशन में यही कहा है, फूड फोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, वॉलंटरली बाहर से, ठीक है, डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ द एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात नहीं कर रहा है। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्ब होता है, फैट होता है। मैक्रो की बात नहीं कर रहा है, माइक्रो की बात कर रहा है। माइक्रो में कौन कौन से आते हैं, आपका आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, आयोडीन, आयरन, ये सब ऐड किया जाएगा आपके फूड के अंदर। FSSAI ने भी जो है इसको ऑथोराइज किया था 2016 के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका फूड फोर्टिफिकेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियाज पुलिस फोर्स, तो इसको तो न्यूज़पेपर के उधर से कराना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, तो देखिए क्या है, अभी 2022 के अंदर एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है, पब्लिश हुई है, जिसका मतलब है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। मैं थोड़ा रेड कलर का ले लेता हूँ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 किसने रिलीज की है, टाटा ट्रस्ट ने रिलीज की है, अभी 4 तारीख को, 4 अप्रैल को किया था, जिसमें अलग अलग स्टेट्स को की पुलिस को रैंक दिया गया है, ठीक है, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे, कहीं कहीं पे वैकेंसीज के बेसिस पे, कहीं वीमेन के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, कहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पे, वो सब दिया गया था। ओवरऑल अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें, तेलंगाना पुलिस को टॉप रैंक दिया गया है बड़ी स्टेट्स के अंदर, जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा है। और वेस्ट बंगाल की पुलिस को सबसे लोवेस्ट रैंक दिया गया है, वैकेंसी की बेसिस पे हो चाहे वो रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे हो। क्या कहता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ पुलिस वैकेंसीज। देखिए, वैकेंसी का मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है ओवरऑल वैकेंसी अगेंस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ। मतलब जैसे किसी स्टेट के अंदर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है पुलिस की, मान लो वो 1500 पर्सनल की है, इतने होने चाहिए, लेकिन देर आर ओनली 500, तो इनका जो रेशो होता है, ठीक है, उसे हम लोग टोटल वैकेंसीज बोलेंगे अगेंस्ट सैंक्शनल स्ट्रेंथ, उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो ओवरऑल ये कहता है कि इंडिया में वैकेंसी भी है बहुत ज़्यादा है, 22.1% वैकेंसी है, तो बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। तो बेसिकली स्टेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, 18 लार्ज स्टेट्स और मिड साइज स्टेट्स जिनकी 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और स्मॉल साइज स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से कम है। उसके हिसाब से इनको जो है वो देखा गया था। वेस्ट बंगाल की तो सबसे खराब है ही है, वो तो हमने देख लिया। वेस्ट बंगाल के अंदर 44.1% की वैकेंसी चल रही है भाई, खाली पड़ी हुई है सारी के सारी पोस्ट। जबकि केरला के अंदर आप देखें, केरला ने टॉप पोजीशन लिया है कांस्टेबल वैकेंसीज के बेसिस पे। अब वैकेंसीज भी कई तरह की हैं, एक ऑफिसर वैकेंसी है और एक कांस्टेबल वैकेंसी है। कांस्टेबल वैकेंसी में केरला ने टॉप किया है, और बिहार ने में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 53.8% इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व फोर्स, सबसे कम। केरला ने अपनी सैंक्शन स्ट्रेंथ को कम कर दिया था और ओनली 239 कर दिया था लास्ट टाइम, और जिसकी वजह से केरला की जो ओवरऑल वैकेंसी है वो कम नज़र आती है यहाँ पे। अगर हम लोग कैटेगरीज की बात करें तो SC ST कम्युनिटीज़ की बात करें अगर हम लोग, तो हालांकि रिजर्वेशन है, लेकिन ओवरऑल इंडिया रिजर्वेशन नहीं है पुलिस के अंदर, क्योंकि पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर दिया गया है। कर्नाटका इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है, जहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस SC और STs के जो सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया था, उसमें सबसे बढ़िया परफॉर्म यहाँ पे किया गया है। ओवरऑल की बात वो कर रहा है। गुजरात की अगर हम लोग बात करें पुलिस ऑफिसर्स वाली कैटेगरी में, ठीक है, सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है गुजरात ने। वहीं कर्नाटका ने SC कांस्टेबल, ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, कांस्टेबल, कांस्टेबल के हिसाब से 116% सबसे बेस्ट परफॉर्म यहाँ पे किया है, और हरियाणा ने सबसे लोवेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ ऑफिसर्स। छोटे स्टेट की बात करें तो गोवा और सिक्किम ने बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप वीमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वीमेन रिप्रेजेंटेशन वाले केस में जो 6 UTs हैं और 9 स्टेट्स हैं, उनका देखिए अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग है ना।
यूनियन टेरिटरीज के अंदर और जो छोटी स्टेट्स हैं उनके अंदर 33% का रिजर्वेशन यहाँ पे किया गया है। बिहार के अंदर 35% का जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन कई जगह पे जो है उससे कम भी है, ज़्यादा भी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह में भी ठीक ठाक सा रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। केरला केरला एंड द मिजोरम हैज़ नो वीमेन रिजर्वेशन स्पेसिफिकली फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इनके पास तो है ही नहीं है। कोई भी स्टेट इंडिया में 33% वाले क्राइटेरिया से को नहीं टच कर पाया, कोई भी। हालांकि आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसके अंदर ओवरऑल 33% जो है वो वीमेन पोस्ट हैं, वहाँ पे भी अभी जो है थोड़ी वैकेंसी चल रही है। और झारखंड ने जो है वो बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, जिसके अंदर ओनली 6.2% वीमेन वीमेन जो है रिप्रेजेंटेशन है। ये थोड़ा सा डेटा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहली बात तो यह है कि ओवरऑल इंडिया में पुलिस की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, तो उसको लेके थोड़ा सा ये कंसर्न का मामला है। और वीमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, तो इसका मतलब जो वीमेन रिलेटेड केसेस आते हैं तो वो भी मेल ऑफिसर्स को ही अलॉट किए जाते हैं, विच इज़ अगेन एन इशू, राइट। और देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ वर्स्ट परफॉर्म करते हैं, तो वो भी सब नहीं होना चाहिए। पुलिस की क्वालिटी ओवरऑल इंडिया जो है वो एक्चुअली सही होनी चाहिए, है ना। चलिए, वाई इज जापान सर्कमवेंटिंग सैंक्शंस ऑन द रशियन ऑयल। आपको ये पता है कि रशियन ऑयल के ऊपर जो है सैंक्शंस लगाए गए थे। $60 पर बैरल का जो है प्राइस कैप लगाया गया था। ये इसीलिए लगाया गया था कि ताकि रशिया का जो इनकम है जो ऑयल से आता है वो कम हो जाए और रशिया की करेंसी को धीरे धीरे वीक कर दिया जाए और वो फिर बाद में नेगोशिएशन करना शुरू कर दे। तो ये $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगाया गया था। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, हालांकि जापान इसका पार्ट है, बट जापान जो है थोड़ा सा इसको सरकमवेंट कर रहा है, मतलब इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो वाई देयर इज अ प्राइस कैप, मैंने आपको बता ही दिया। इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने का मतलब है कि भैया एक्सेस टू मनी को रिड्यूस करना है विद रशिया। रशिया जो है ओवरऑल टोटल ग्लोबल सप्लाई का 10% कंट्रीब्यूट करता है, तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक दुनिया में 190 प्लस कंट्रीज हैं, उनमें से एक कंट्री ऐसा जो 10% कर रहा है, तो बड़ी बात है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री ये चाहते थे कि ग्लोबल सप्लाई के ऊपर भी इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि जब ग्लोबल सप्लाई अगर रिड्यूस हो जाती है तो फिर प्राइस हाई हो जाता है। तो वेस्टर्न कंट्री ये चाहती थी सैंक्शंस के थ्रू कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई कम ना हो, बस रशिया की इनकम कम हो जाए। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कोस्ट रशिया अबाउट 20 to 45 डॉलर टू प्रोड्यूस 1 बैरल ऑफ ऑयल। उसको 1 बैरल प्रोड्यूस करने में इतना खर्चा होता है, फिर बाद में उसको वो बेचता है। तो इसीलिए $60 पर बैरल का यहाँ पे लिमिट लगाया गया था, ताकि रशिया की जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कम हो सके। ठीक है, लेकिन जापान जो है इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है, मतलब इसको थोड़ा सरकमवेंट कर रहा है, इसको थोड़ा सा फॉलो नहीं कर रहा है। जापान ने जो है रशिया से 7,50,000 बैरल ऑयल जो है वो परचेज किया था, लेकिन ये किया था $70 के हिसाब से। मतलब रशिया का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। वेस्टर्न कंट्री कहते हैं $60, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, लेकिन जापान तो $70 में ले रहा है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। हालांकि जापान का जो ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट है वो काफ़ी कम है, बहुत कम है। उससे कोई ज़्यादा इंटरनेशनली फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट स्टिल फिर भी जापान ने एग्जाम्पशंस ली हुई हैं अपने लिए, क्योंकि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, राइट। तो विल मोर कंट्री फॉलो जापान, क्या जापान के जैसा और कंट्री करेंगी? ऑलरेडी इंडिया तो कर ही रहा है, यस, ठीक है, चाइना भी कर रहा है, तो कुछ और कंट्री भी कर सकती हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि देखिए ऑयल मार्केट ना बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है पूरी दुनिया में। तो आप हर शिप को शिपमेंट को आप ट्रैक नहीं कर सकते, ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत होती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं। विल राइजिंग ऑयल प्राइसेस थ्रेटन द वेस्टर्न प्राइस, में भी हो सकता है, जैसे जैसे ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा दुनिया में, क्योंकि अभी आपको पता है कि रशिया ने सऊदी अरेबिया, दोनों कंट्रीज़ ने ऑयल की जो प्रोडक्शन उसको डिक्रीज़ करने का अभी डिसीजन लिया है, तो प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। तो जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो लोग जो है रशिया से सस्ता ऑयल परचेज़ कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अभी तो ऐसा कुछ इंडिकेशन आया नहीं है किसी यूरोपियन कंट्री से, बट अगर ऐसा होता है तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। चलिए, अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द राम राज्य। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो देखिए, पहली तो बात ये शशि थरूर जी ने लिखा गया है, जो एक पॉलिटिशियन है ऑफ कोर्स, और ये कांग्रेस से हैं, तो ऑब्वियसली बात है भाई, तो ये जो आर्टिकल लिखेंगे उसके अंदर पॉलिटिक्स तो आएगा ही। और इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी कुछ RSS, गोडसे,
वीर सावरकर और हिंदुत्व, बीजेपी, वो सब लिखा हुआ है इन्होंने, उनके अगेंस्ट में ऑफ कोर्स लिखेंगे। अब बट मैंने कोशिश की है कि उसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा उसका कट कर दें। मैंने तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे लेने की कोशिश की है जो हमारे थोड़ा काम आ सकती है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हालांकि एज सच बहुत अच्छा आर्टिकल भी इसको मैं नहीं कहूँगा इन फॉर द यूपीएससी परस्पेक्टिव एज सच, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग अपनी हिस्ट्री में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं गांधीयन एरा उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए मतलब दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे जो साइड बाय साइड चल रही हैं। एक चीज़ ऐसी है जो ये कहता है कि भाई जो हिंदुत्व है, वो कहते हैं कि भाई वो हिंदुत्व बेसिकली आप ये कह सकते हो लिटिल बिट अग्रेसिव वर्जन ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, जैसे अब गोलवालकर जी की बात करें तो आरएसएस के में बहुत लंबे समय तक इन्होंने जो है हेड किया है। इनका कहना था कि ऑल हिंदू गॉड्स आर डिपिक्टेड कैरिंग वेपन्स। ठीक है, तो इसीलिए अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठाना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, राइट? तो एक तरह से जो वो वायलेंस वाला जो तरीका है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, जबकि गांधी जी का जो आइडिया था नॉन वायलेंस का, यूनिवर्सलिज्म का, वो बिल्कुल अलग था। गांधी जी ये गांधी जी कहते हैं कि जो वेपन्स दिखाए जाते हैं गॉड्स के हाथ में वो सिंबॉलिक हैं, बुराइयों का अंत करने के लिए हैं, रादर देन कि अपने ओपोनेंट्स को जाके काटो मारो, नहीं, वो उसके लिए यूज नहीं है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो आइडिया है राम राज्य का, ठीक है, तो हाँ, थोड़ा-सा आप ये कह सकते हो कि वो एक यूटोपियन टाइप का है, लेकिन काफ़ी आइडियोलॉजिकल है, ठीक है? डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। गांधी जी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर द वीकनेस। कुछ लोग आज सोशल मीडिया पे इधर-उधर जो है ये कहते हैं कि गांधी जी तो बड़े डरपोक टाइप के इंसान थे, बड़े वीक थे, ठीक है? और मुस्लिम इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे, अपीज़मेंट किया करते थे। लेकिन सोच के देखें जब गांधी जी को गोली लगी थी, तो गांधी जी के मुँह से जो शब्द निकला था वो राम निकला था। गांधी जी हमेशा अपने साथ गीता रखा करते, गीता को पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, भजन किया करते थे, वो सब चीज़ें हुआ करती थी। तो गांधी जी वाज़ एक्चुअली वेरी प्रैक्टिशनिंग हिंदू एंड वेरी वेल डिक्लेयर्ड, बट उनका जो हिंदुइज़्म था वो आइसोलेटेड नहीं था। वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हिंदुइज़्म था उनका। वो सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलने वाले थे और अपने धर्म को खुद फ़ॉलो करते थे। इस तरह का था उनका। तो गांधी जी हालाँकि मैंने पहले ही बताया आपको गांधी जी का जो राम राज्य का आइडिया था वो थोड़ा यूटोपियन था, मतलब उतना प्रैक्टिकल नहीं था, बट स्टिल इट टॉक्स अबाउट द सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल फ्रीडम, जो कि हमेशा तो नहीं मिलता है, लेकिन आइडिया तो होना चाहिए, सोच तो आपको परफेक्ट की होनी चाहिए, वो मिले या ना मिले अलग बात है। तो हिंदुत्व आइडिया इज वन ऑफ द अनब्रिडल्ड हिंदुत्व डोमिनेंस इन विच दोज हु डू नॉट कन्फर्म द affirmative put into their place। हिंदुत्व आइडिया ये कहता है कि भाई जो आदमी आपकी आइडियोलॉजी से अगर अलग सोचता है तो उसको जो है उसके रास्ता दिखाया जाए, चाहे वो वायलेंस का भी क्यों ना हो। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे। गांधी जी कहते थे कि भाई अगर कोई आपसे अलग सोचता है तो वो सोच सकता है, तो पूरी फ्रीडम है, सोचना भी चाहिए। एक सिविलाइजेशन एज ए ह्यूमन बीइंग तभी प्रोग्रेस करते हैं जब डिफरेंट आइडियाज वो आपस में काम करते हैं। ट्रूथ एंड द महात्मा, तो महात्मा वॉज मोर देन जस्ट द एक्स्ट्रोऑर्डिनरी लीडर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी एक फिलोसफर भी थे और वो लगातार जो है अपने आइडियाज़ पे काम करते रहते थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी का एक आइडिया था और वो हमेशा फिक्स रहे, नहीं, उन्होंने साथ के साथ लर्न भी किया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे-जैसे चेंजेज़ आए हैं। अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आपको पता चलेगा कि गांधी जी की पर्सनैलिटी इवॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना? वो पहले कुछ और सोचते थे, फिर कुछ और सोचने लगे, कुछ और सोचने लगे, तो इवॉल्व हुई है। तो उनका कन्विक्शन था, ट्रुथ को लेके कन्विक्शन था। गांधी जी ये कहते थे कि ट्रुथ का मतलब हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। ट्रुथ का मतलब होता है जस्ट, ट्रुथ का मतलब होता है राइट, ट्रुथ मीन्स जस्टिस, उसकी बात करते थे। ट्रुथ कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द अनट्रुथफुल जस्ट अनजस्ट मीन्स। सच्चाई तक पहुंचने के लिए आपका जो रास्ता है वो भी सच्चा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। एंड इट शुड नॉट इंक्लूड वायलेंस, ये भी उन्होंने साथ के साथ कहा है। ठीक है, तो गांधी जी ने फिर आइडिया दिया, सत्याग्रह का आइडिया दिया, होल्डिंग ऑन द ट्रूथ। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस की बात की जाती है। पैसिव रेजिस्टेंस बेसिकली एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब ये है कि आप किसी को विरोध करो लेकिन पैसिव तरीके से। गांधी जी कहते थे कि पैसिव रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, ये पूरी तरह से एक्टिव होता है। जैसे आप सत्याग्रह की बात करें, नॉन वायलेंस की बात करें, नॉन कॉपरेशन की बात करें, ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि वो पैसिव रेजिस्टेंस है, लेकिन गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर आप अपने दुश्मन को थप्पड़ मार रहे हो, ये एक एक्टिव रेजिस्टेंस माना जा रहा है, लेकिन अगर आप उसको माफ कर दे रहे हो, माफ कर दिया,
तो वो एक पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, वो बल्कि और भी ज़बरदस्त पावर है। किसी को माफ़ करना और किसी को थप्पड़ मारना, माफ़ करने वाली पावर ज़्यादा बड़ी पावर है। आप मोरली ज़्यादा हायर ग्राउंड पे हो, ऐसा उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस वाज़ द वे टू विंडिकेट द ट्रुथ, नॉट बाय द इन्फ्लिक्शन ऑफ द सफरिंग ऑन द ओपोनेंट बट ऑन द वनसेल्फ। समझ रहे हो? सच्चाई प्राप्त करने के लिए आपको खुद सफ़र करना पड़ता है, रादर देन अपने ओपोनेंट को सफ़र करवाते हो। उसको थप्पड़ मार दिया, गोली मार दिया, वायलेंस मार दिया, लाठी मार दी, वो सब करके। वो तो उसको सफ़रिंग का दे रहे हो। लेकिन नॉन वायलेंस मीन्स, सत्याग्रह मीन्स आप खुद को सफ़र करें सच्चाई की राह पे। तो ऐसा गांधी जी ने कहा है। मैंने इसके अंदर पॉलिटिकल चीज़ें दी गई थी, वो बिल्कुल मैंने छोड़ दी हैं, उसमें ज़्यादा जाने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी थी गांधी जी के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। सो दैट वाज़ द आइडिया ऑफ द राम राज्य बाय गांधी जी। बाकी 1-2 एडिशनल आर्टिकल हाँ पढ़ सकते हो। ये जो राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल है, उसके बारे में कुछ प्रोविजंस वगैरह दिए हुए हैं। अगर आपको पढ़ने हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये एक आज के पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था, तो उसी का मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे पेस्ट करके आपके लिए डाल दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।